Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 52, second year mathematics, chapter number 7, vectors. And this is our last lecture of this chapter. And today's topic is scalar triple product, and today's learning outcomes are the students will be able to find the vector moment of a given force about a given point, and also they will be able to discuss application of vectors in engineering and physics. So these are the learning outcomes. Now we will start today's lecture, and today's question is give some applications of vectors in engineering and physics. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस, हमने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया, फिर उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। तो उनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपको याद हैं कि वेक्टर्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सो दीज आर द सम एप्लीकेशंस और यूज ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले जो बेसिकली इसका यूज़ है वेक्टर्स इन एवरीडे लाइफ इज अ वेलोसिटी। जो आपके पास वेलोसिटी होती है उसकी कैलकुलेशन जो है वो बेसिकली क्या है, आपके पास वेलोसिटी एक वेक्टर है। Vectors are also mainly used in physics and engineering to represent directed quantities। भले कि जो भी आपकी quantities इनकी directions होती है उनको आप शो करने के लिए आप वेक्टर्स यूज करते हैं। Similarly, vectors play an important role in physics about a moving object। और कोई आपकी बॉडी मूव कर रही है एंड फोर्सेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो उनको तमाम को डिस्क्राइब करने के लिए आप वेक्टर्स का यूज करते हैं। उनकी डायरेक्शंस को शो करने के लिए आप वेक्टर्स का जो है वो वेक्टर को यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलरली सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स आर आपके पास फोर्सेस हैं उनकी कैलकुलेशन के लिए, टॉर्क और वेलोसिटी जो मैंने हमने क्या, और इस तरह एक्सेलरेशन भी आपको पता है कि वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर कैलकुलेटिंग एवरी विक्टोरियल यूनिट वी नीड वेक्टर। कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है उसको आपके पास कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल इन अ मूविंग कार द टायर हैज मास, इट हैज आल्सो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। आपके पास होती है एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशन रिएक्शंस या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसकी भी आपके पास कैलकुलेशन में वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस आपके पास हो गई, ड्यू टू रोटेशन ऑफ ऑर्बिट्स टॉर्क, आपके पास जहाँ पे रोटेशन होती है वहाँ टॉर्क इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर ऑल दीज रिजल्ट यू फॉर गेटिंग दीज रिजल्ट यू नीड वेक्टर्स। तमाम इन चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए आपको वेक्टर्स का सहारा लेना पड़ता है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। आल्सो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए आप जो है वो वेक्टर्स यूज करते हैं, उसको वेक्टर के जरिए आप कैलकुलेट करते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स एंड दिस इज इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। टॉर्क जो होता है हमने देखा था कि वो आपके पास क्या होता है, फोर्स अप्लाइड इनटू लीवर आर्म, जो आपके पास आर क्रॉस एफ जो आप फाइंड करते हैं, दिस इज बेसिकली योर टॉर्क। ये आपके पास एप्लीकेशन है। सिमिलरली एक और एप्लीकेशन है जो एंगुलर मोमेंटम होता है, बेसिकली वो भी आपके पास क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ अ पार्टिकल relative to the origin O is defined as a cross product। ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस पोजीशन, कि उसकी क्या पोजीशन है किसी भी लाइन में, एंड इट्स इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम, और मतलब कि उसका लीनियर मोमेंटम और जो उसका पोजीशन है उसकी, उन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है। सो दिस इज एल इज बेसिकली योर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये आपके पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है इन दो क्वांटिटीज का। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये भी वेक्टर है जो एंगुलर मोमेंटम है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जो आपके पास फिजिक्स में क्वांटिटी है। इसी तरह हमने जो वर्क डन की एग्जांपल देखी कि वर्क डन जो आपके पास वो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हमने और एप्लीकेशंस डिस्कस की हुई हैं कि हमने देखा ज्योमेट्री में बहुत सारी आपके पास जो फिगर्स होती हैं उनको आप प्रूव करते हैं बाय यूजिंग वेक्टर। सिमिलरली गेम्स के अंदर आपके पास बहुत सारा एप्लीकेशंस हैं। स्पोर्ट्स के अंदर जो भी आपके पास चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं उनमें आप वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स। हमने यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिस्कस किए ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो आज हमारा जो टारगेट है वो बेटा वो एक्सरसाइज 7.2 के जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, 13 क्वेश्चन नंबर 13 14 15, ये आज हमने करने, और आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 14 15 है वो आपसे रिलेटेड है आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स से। तो जैसे लास्ट में लेक्चर डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, हमने मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी है कि एम जो होता है आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो एक वेक्टर होता है। वो क्या चीज़ होती है, आर क्रॉस एफ, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और आपके पास जो फोर्स है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल के
तो ये इसी से रिलेटेड आज जो क्वेश्चंस हैं वो आपने हमने वो करते हैं। तो ये आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में आपने मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपने मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी है, एंड क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपने मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज अवर टारगेट। ये आज हमने क्वेश्चन करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि गिवन अ फोर्स, आपको एक फोर्स गिवन है 2i प्लस जे और हम प्लस -3 के, और एक्ट किस पे कर रही है, एक्ट पॉइंट जो आपके पास फोर्स है वो ए पे। दिस इज एक्टिंग दिस पॉइंट एट ए, जो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है 1 -2 एंड आपके पास 1 -2 एंड 1। ये इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, इस पे फोर्स एक्ट करी, तो दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। और आपने क्या करना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी। ये जो पॉइंट बी है इसके अबाउट आपने क्या करना है, मोमेंट ऑफ जो है वो फोर्स जो है वो फाइंड करना है। मतलब कि इस पॉइंट के जो है अराउंड जो है बॉडी रोटेट कर रही है और फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ओके, सो दिस इज दिस इज क्वेश्चन। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द आर, जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे बॉडी रोटेट कर रही होती है, जिस जहाँ तक बॉडी और जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो डिस्टेंस आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट करते हैं वो आपके पास आर होता है। इन दिस केस आप ये आर वेक्टर आप देख सकते हैं वो क्या है, बी ए वेक्टर है। सो दिस बी ए वेक्टर जो आप कैलकुलेट करते हैं ये बेसिकली कैसे होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, या आप ये भी कह सकते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट में से बी के आप कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो ए आपके पास सेकंड है तो आप ए में से बी के कोऑर्डिनेट, सो 1 -2 यू विल गेट -1 i। ओके, साथ आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, एंड -2 -0 you will get -2j, and similarly 1 minus minus plus, so this becomes 3k. So this is your r vector, which is the perpendicular distance from the point of rotation to the point of application of force। ये आपके पास भी है, आपने इसको आपने r का नाम दिया है। Similarly force आपको ऑलरेडी गिवन है, वो फोर्स आपके पास क्या 2i plus j minus 3k। Now you want to calculate the moment of force, so moment of force is equal to m vector, and this is basically the cross product of r cross f. So the cross product will be calculated by using determinant formula, and in determinant form you can see that first row is always ijk vector, आपके पास फर्स्ट रो जो होते हैं वो ijk, सेकंड रो में आपके पास ये r वेक्टर के आपके पास कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट्स आ जाएंगे ijk के। सो दिस इज r वेक्टर, r में आपके पास i का कोफिशिएंट -1 है, j का -2 और k का +3, तो -1 -2 और आपके पास 3 यहाँ पे कोफिशिएंट्स आ गए। और जो f वेक्टर आपके पास वो आपके पास लास्ट रो में आपके पास रो 3 में आएंगे, तो 2 1 एंड -3 ये आपके पास ये इसके कोफिशिएंट्स आ गए आई जे के फोर्स के। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 आप जब इसको कर रहे हैं तो आई आ जाएगा। तो ये फर्स्ट जो कॉलम है फर्स्ट रो एलिमिनेट हो गई, तो -2 -3 +6 आ गया आपके पास, और बीच में माइनस, और आपके पास 3 1 3, तो 6 -3 साथ में आई आ गया आपके पास। सेकंड आपके पास -j आ जाएगा, ये -j के साथ आपके पास क्या आएगा, दिस इज -j, और आपके पास ये कॉलम और ये रो आपके पास एलिमिनेट, -1 into -3 will become 3, and 2 into 3 is become 6 -6, so 3 -6 you will get 3j, और ये 6 -3 become 3i। तो ये आपके पास दो ij आ गए। अब आपके पास k, तो प्लस के आपके पास यहाँ आ गया, और आपके पास क्या आ जाएगा -1 into 1 -1, और माइनस माइनस प्लस 2 to the 4, तो +4, -1 + 4 is become 3, तो 3k। तो दिस इज योर मोमेंट ऑफ फोर्स जो वेक्टर हमने फाइंड करना था, m वेक्टर, दिस इज m मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर व्हिच इज द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस f। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है बेटा। इसी तरह सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चीज़ है, एक एडिशनल चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास है फाइंड द मोमेंट, हमने मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, एक पॉइंट ए है, ये इसके अबाउट जो है आपके पास वेट अ मिनट, इसको हम देख लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास ए है, इसके गिर्द हमने मोमेंट ऑफ फोर्स मालूम करना है, और ईच ऑफ द कंकरेंट फोर्स, मतलब कि आपके पास फोर्सेस हैं और वो कंकरेंट फोर्सेस हैं, और कितनी फोर्सेस हैं, 1, दिस इज वन फोर्स F1, this is F2 and this is F3, so there are 3 forces and 3 forces are concurrent forces where P is the point of concurrency, और एक पॉइंट P है। ये तो आपके पास ए पॉइंट था जो गिवन था, जो बेसिकली आपके पास जहाँ पर जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है, और ये आपके पास एक पॉइंट पी है जहाँ पे 3 फोर्सेस बेसिकली आपके पास कंकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दिस इज F1, दिस इज F2 और इस F3, और ये आपके पास तीनों एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही है, दिस इज योर F1
वेक्टर जो भी आपके पास गिवन है, और ये F2 वेक्टर है और सिमिलरली F3। सो व्हाट आर कंकरेंट फोर्सेस, हम देखते हैं कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं। तो ये आपके सामने नीचे बेसिकली इसकी डिटेल गिवन है। ए कंकरेंट फोर्सेस सिस्टम में ऑल द फोर्सेस पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, मतलब कि वो एक कॉमन पॉइंट में से गुजर रहा हो। और यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ पे वो P है, जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वो पॉइंट P है जहाँ पे तीनों फोर्सेस जो है बेसिकली एक्ट कर रही हैं, वहां से पास थ्रू हो रही हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट आर नॉन एज कंकरेंट, जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही है उसको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। सो बेसिकली these three forces are acting on the point P and they are concurrent, so they are all acting on the point P. So we have to calculate the net force. Basically हमें ये तीन forces नहीं चाहिए, हमें तीनों का net चाहिए. So similarly like in work done, when there are more than one forces are given, and we will calculate the net force by adding these all the forces. Similarly here we will calculate the net force by adding all the forces. So this is F1, this is F2 and F3. When you add these three forces, you will get a force F, which is a net force of all the these three forces. So F1 आपके पास क्या है, वो है माइनस आई और माइनस टू, सॉरी दिस इज आपके पास जो है माइनस फोर्सेस जो आपके पास गिवन है, F1 है I माइनस टू जे, ओके, and F2 है 3I plus 2j minus k, and F3 5I plus 2k. So when you add these, so I component will be added in I component. So I plus 3I 4I and plus 5 9I. So you will get the 9I, okay, and you will get J component will be added in J component, minus 2 or plus 2. This will cancel out, and there is no J part in this. So there is no J component in the net force. And the last you will add the K part, K component. So minus K and plus 2K, you will become plus K. So this is 9I plus K is your net force when you add all these three forces, F1, F2 and F3. Okay, so this is your net force. And now R vector, this is R vector. And how we calculate R vector? This is A point, where this basically the point of rotation, and this is P, the point where the forces are acting, all concurrent forces are acting. So this AP vector, because this is a perpendicular distance, this is R. So this AP vector will be the perpendicular distance and is equal to R. So AP vector will be calculated by the position vector of P minus position vector of A. So this is position vector, this is P and this is A. So you will subtracting the coordinates of P of A from P. So 2 minus 1 you will get 1. This is 1. You will get I. Okay, and 0 minus 1 you will get minus 1 minus j, and 1 minus 1 you will get 0. So there is no k component or k z एक्सिस जो आपके पास है वो आपके पास नहीं है. इसके अंदर I माइनस जे आपके पास जो है R वेक्टर है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट जो है आपके पास वो m है, दिस इज इक्वल टू R क्रॉस f, and R cross f will be calculated ijk. First row is ijk and second row is R vector, and R vector is, use this your R vector, this is your R vector I minus j. So this is I first coefficient 1, j coefficient minus 1, and there is no k coefficient, so this is 0. And in last row you will write the coefficient of vector vector force, and this is the vector net force. So 9 here, and there is no j, so this is 0, and k coefficient is 1, so this is 1. So when you put the values of coefficients here, and you will expand to get the answer. अब आप इसको expand कर रहे हैं, so I into minus 1 into 1 minus 1 and 0 into 0. Minus 1 into 0, you will, when you solve it, become minus I. You minus j, you will get 1 into 1 1, and 9 to 0 0. So minus j you will be the final answer. And then plus k, and 1 0 0 and minus 1 plus 9. Okay, so 9k will be your the third component. So this is your resultant moment of force or moment you want to calculate, minus I minus j and plus 9k, which is the resultant of cross product of R cross F. And here F is the net force, which is basically the addition of all the concurrent forces F1, F2 and F3. So this is question number 14. Now we will move toward question number 15. And what is question number 15? In this question, the force
7i plus 4j minus 3k is applied at point P. So this is again a point P where the force is applied. So this is the point P where force is applied, and this is basically the point P is a point, and find the moment about point Q. And this is point Q where the movement or rotation of this body is going to happen. So you want to calculate this QP, which is basically your R, the perpendicular distance. So this is RP. QP vector will be your R. So you will calculate QP, means position vector of P minus position vector of Q. So position vector of P first, 1 minus 2 become minus 1, and minus 2 into minus 1 minus 3j, and 3 minus 1 is plus 2k. This is your R vector, or you can say your perpendicular distance from position of rotation to the point where the force is applied. And now the force vector is already given, so the moment of force is m vector is equal to R into R cross F, and the cross product will be calculated by using determinant form. First row is ijk, second row is component coefficients of vector R, and third row is a coefficient of vector F. So when you will evaluate this or expand this, you will get I plus 11j plus 17k. So this is your final result, or the final answer, which is a moment of force. So this is about vectors, in which the last question related to the moment of force, we discuss all the properties of vectors. We discuss a dot product, we discuss cross product, we discuss scalar triple product, and then we discuss some application of vectors. This is all about the vectors. And now the question, the practice work is the example number 7 and 8 are given in your book. So you will practice these example. And now there is a video for you, इसमें आपके पास एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया गया है. So let's watch the video. Angular momentum. The concept of linear momentum, vector P, and the principle of conservation of linear momentum are extremely powerful tools. They allow us to predict the outcome of, say, a collision of two cars without knowing the details of the collision. For an object moving in a straight line, momentum is simply mass into speed. In rotational motion, the analog of linear momentum is angular momentum. Angular momentum measures an object's tendency to spin. Figure shows a particle of mass m with linear momentum, vector p, as it passes through point A in the xy plane. The angular momentum, vector L, of this particle with respect to the origin O is a vector quantity and can be defined as vector L is equal to vector R cross vector P is equal to m into vector R cross vector V, where vector R is the position vector of the particle with respect to O. The SI unit of angular momentum is the kilogram meter squared per second. Right-hand rule is used to determine the direction of angular momentum vector. The magnitude of angular momentum is given by the equation L is equal to RmV sine theta, where theta is the angle between vector R and vector P. Yes, this is about angular momentum, and this is also angular momentum is also a vector quantity, and is a cross product of R cross F. So this is about all about vectors, and after this lecture you will be able to answer the following question, that how you find the vector movement of a given force about a given point. Also you will be able to answer what are the applications of vectors in physics and other fields. So ये बेटा आज हमारा लेक्चर एंड हुआ, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी एंड हुआ. इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चन हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा.
Allah Hafiz.